मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 4 का अध्ययन करेंगे पार्ट 1 और चैप्टर नेम है रासायनिक बलगतकी। ठीक है, चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो जाए। उसके 5 पार्ट थे, 5 पार्ट थे जो कंप्लीट हो गए, उसका न्यूमेरिकल भी करवा दिया गया है। आज हम पार्ट 1 अध्ययन करेंगे रासायनिक बलगतकी चैप्टर 4 का। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है, कुछ थ्योरी है, पहली क्लास में थ्योरी करेंगे और हो सकता है कुछ इसी में आपको प्रूफ भी करवा दिया जाए। प्रूफ है इसमें काफ़ी और सवाल भी ज़्यादा है। तो चलिए हम करेंगे सबका एक एक। रासायनिक बलगतकी। रासायनिक बलगतकी की डिफिनीशन सबसे पहले पढ़ते हैं। रासायनिक बलगतकी होती क्या है? तो रासायनिक बलगतकी क्या होती है उसे पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक बलगतकी। ठीक है, तो रासायनिक बलगतकी के अनुसार क्या किया जाता है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतकी कहते हैं। तो ये है रासायनिक बलगतकी की डिफिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम अभिक्रिया वेग का ही अध्ययन करेंगे। तो चलिए अभिक्रिया वेग का अध्ययन कर लेते हैं। अभिक्रिया वेग होता क्या है? तो अभिक्रिया वेग क्या होता है उसे पढ़ लेते हैं। इकाई समय में, ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इकाई समय में क्रियापरक, इकाई समय में क्रियापरक या क्रियाफलों की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहते हैं। इकाई समय में क्रियाकारक या क्रियाफलों की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहते हैं। अभिक्रिया वेग बराबर सूत्र क्या होता है? तो अभिक्रिया वेग बराबर सूत्र होता है क्रियाकारक या क्रियाफलों, इन दोनों में से कोई एक चीज लिखिएगा। क्रियाकारक या क्रियाफलों की सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या होता है? परिवर्तन में लगा समय, ये होता है हमारा अभिक्रिया वेग। अगर हम इसकी मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक इसका होता है अभिक्रिया वेग की इकाई मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स होती है। जो अभिक्रिया वेग की इकाई होती है, जो मात्रक होता है, वो होता है मोल। इसको मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड भी बोल सकते हैं, या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये होता है किसका? अभिक्रिया वेग का जो मात्रक होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं, आगे पढ़ेंगे औसत वेग। ये अभिक्रिया वेग के अंतर्गत ही आता है। इसमें 2 वेग होते हैं, एक औसत वेग होता है, दूसरा होता है तात्कालिक वेग या तात्क्षणिक वेग। ठीक है, तो हम इसमें अध्ययन कर लेते हैं। पहले औसत वेग क्या होता है। औसत वेग क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो निश्चित समय अंतराल बाद, ठीक है, टाइम इसमें क्या होता है? निश्चित होता है। तो निश्चित समय अंतराल बाद सांद्रता में हुए परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। तो औसत वेग की डिफिनीशन है निश्चित समय अंतराल बाद सांद्रता में हुए परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। या, ठीक है, या लिखा हुआ है, या तो ये वाली डिफिनीशन भी आप लिख सकते हो, इकाई समय में पदार्थों की सांद्रता में हुए परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। दोनों में डिफिनीशन में जो आपका मन हो वो लिखिएगा। इकाई समय में पदार्थों की सांद्रता में हुए परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं, या फिर ये लिखिएगा कि निश्चित समय अंतराल बाद सांद्रता में हुए परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। चलिए आगे इसका प्रूफ थोड़ा सा देख लेते हैं। औसत वेग होता क्या है? तो देखिए, हम मान लेते हैं कि माना डेल्टा टी समय अंतराल है। ठीक है, तो माना डेल्टा टी समय अंतराल बाद सांद्रता में हुआ परिवर्तन डेल्टा सी है, क्योंकि सी सांद्रता को सी से डिनोट करते हैं, तो और एम से भी डिनोट करते हैं। तो औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा? तो औसत वेग बराबर हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ऋण चिन्ह होगा वो समय के साथ क्रियाफलों की सांद्रता में कमी को दर्शाता है। यहाँ पे जो माइनस नेगेटिव साइन है वो क्या कर रहा है? समय के साथ साथ क्रियाफलों की सांद्रता में कमी को दर्शाता है। तथा यहाँ पे जो पॉजिटिव चिन्ह होता है, तो पॉजिटिव चिन्ह क्या होता है? समय के साथ साथ क्रियाफलों में वृद्धि को बताता है। यहाँ का जो निगेटिव साइन होता है वो क्या करता है? क्रियाफलों में सांद्रता में कमी को दर्शाता है, और जो पॉजिटिव चिन्ह होता है ये क्रियाफलों में वृद्धि को बताता है। आगे चला देख लेते हैं इसका थोड़ा सा प्रूफ। तो जरा देख लेते हैं। तो हमने क्या मान लिया? हमने माना कैपिटल T1 समय पर क्रियाकारक
की सांद्रता क्रमशः हमने मान ली R1 P1 है तथा T2 समय पर क्रियाकारक व क्रियाफलों की सांद्रता मान ली R2 और P2। ठीक है, क्रियाकारक को R से डिनोट किया गया, क्रियाफलों को P से। ठीक है, तो क्रियाकारक व जब T1 समय पर मानी तो R1 और P1, जब T2 समय पर मानी तो क्या होगी, तो T2 समय पर हमने मान ली तो क्रियाकारक की क्रियाफलों की सांद्रता जो हो गई वो R2 और P2 हो गई। ठीक है, अतः हम क्या करेंगे, तो अतः देखिए एक चीज पता है हमें कि डेल्टा टी बराबर क्या होता है, तो डेल्टा टी बराबर होता है, ये आपको पढ़ाया गया था फर्स्ट ईयर में, डेल्टा टी बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है ना। तो इसी तरह से डेल्टा R बराबर भी हम लिख सकते हैं, अगर डेल्टा R की बात करेंगे तो डेल्टा R बराबर भी होता है R2 माइनस R1। अगर इसी तरह से डेल्टा P की बात करते हैं तो डेल्टा P बराबर भी होता है P2 माइनस P1। ठीक है, औसत वेग बराबर सूत्र हमें पता है, औसत वेग बराबर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, माइनस का डेल्टा R बटे डेल्टा T। डेल्टा R की वैल्यू हमने अभी ऊपर रखी है वही लिख देंगे, तो R2 माइनस R1 और डेल्टा T की वैल्यू T2 माइनस T1, ये लिख दिया। ये एक तरह से हमारा औसत वेग आ गया। दूसरे औसत वेग की बात करते हैं तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, पॉजिटिव डेल्टा P, क्रियाफल जो होता है वो पॉजिटिव देता है, क्रियाकारक निगेटिव देता है। ठीक है, तो डेल्टा P बटे डेल्टा T। अगर इसके सूत्र की बात करें तो तात्कालिक वेग क्या होता है उसे पढ़ते हैं। तात्कालिक वेग होता है किसी समय पर अभिक्रिया वेग को तात्कालिक वेग कहते हैं। ठीक है, किसी समय पर अभिक्रिया वेग को तात्कालिक वेग कहा जाता है। इसे ज्ञात करने के लिए सांद्रता व समय के मध्य ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, इसे ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सांद्रता और समय के बीच मध्य क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। उस ग्राफ में समय विशेष पर एक बिंदु का निर्माण करते हैं, इसके सापेक्ष एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। स्पर्श रेखा का ढाल ही क्या कहलाता है, तात्कालिक वेग कहलाता है। तात्कालिक वेग को ही तात्क्षणिक वेग भी कहा जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे अगर तात्कालिक वेग की बात करें तो ये सूत्र होता है, क्या होता है, डेल्टा C लिमिट T बराबर 0। ठीक है, इसकी जो लिमिट होती है वो T बराबर 0 होती है। अगर यहाँ पे तात्कालिक वेग की बात करें तो तात्कालिक वेग बराबर होता है C dC अपॉन dt। ठीक है, C dC अपॉन dt, ये तात्कालिक वेग का सूत्र होता है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आगे हमने अभी रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया पढ़ी थी, अभिक्रिया की दर पढ़ा था, वेग पढ़ा था। तो अब हम रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो चलिए पढ़ लेते हैं इनको, रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला कारक कौन सा है, तो पहला कारक है अभिकारक का सांद्रण। अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। जब हम अभिकारक का सांद्रण बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया की जो दर होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अभिकारक अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। और ये इस वजह से होता है कि अभिकारक अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं ताप की। दूसरे नंबर पे हमारा है ताप। अगर ताप की बात करें तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। ठीक है, अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की जो दर है वो क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि 10 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। अगर हम 10 सेंटीग्रेड ताप को बढ़ा दें तो अभिक्रिया की जो दर होती है वो क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। अगर यहीं पे हम बात करें दाब की, ठीक है, तो दाब बढ़ाने पर क्या होता है, दाब गैसीय अभिक्रियाओं में दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर तो बढ़ती है, लेकिन दाब बढ़ाने से इकाई आयतन में अणुओं की संख्या भी बढ़ जाती है, जिससे उनके मध्य टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिस कारण से क्या होता है कि उनके मध्य जो टक्करों की संख्या होती है वो बढ़ जाती है। अगली बात करें तो अगला जो हमारा है, तो अगला 4th नंबर हमारा कारक है उत्प्रेरण।
उत्प्रेरण धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं और ऋणात्मक जो उत्प्रेरक होते हैं वो दर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अगर इसी तरह से हम पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो पृष्ठ क्षेत्रफल ठोस अभिकारक के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि से अभिक्रिया दर में वृद्धि हो जाती है। अगर ठोस अभिकारक के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो उसकी अभिक्रिया की दर में भी वृद्धि हो जाती है। यहीं पे अगर हम 6 नंबर कारक की बात करते हैं तो अभिकारक की जो प्रकृति, ये भी इसका कारक होता है रासायनिक अभिक्रिया के वेग का या दर का। तो आयनिक यौगिक की अभिक्रियाएं तीव्र होती हैं जबकि सहसंयोजी, यहाँ पे लिख देना सहसंयोजी, ठीक है, सहसंयोजी यौगिक की अभिक्रिया धीमी होती है। यहाँ पे आयनिक यौगिक की अभिक्रिया तो तीव्र होती है लेकिन सहसंयोजी यौगिक की अभिक्रियाएं क्या हो जाती हैं, धीमी हो जाती है। तो ये निम्न कारक थे हमारे। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं वेग नियम की, वेलोसिटी इक्वेशन की बात कर लेते हैं, वेग समीकरण की बात करते हैं। तो इसे निम्न प्रकार से कहा जा सकता है, इसे वेग नियम भी बोला जा सकता है, वेग समीकरण भी बोला जाता है या वेग व्यंजक भी कहा जाता है। अगर इसकी बात करें तो वेग नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणन के समानुपाती होता है। अगर वेग नियम के अनुसार हम बात करते हैं तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्या होता है, क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। अभिक्रिया वेग व क्रिया कारकों की सांद्रता में संबंध को जिस समीकरण से व्यक्त किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं वेग समीकरण कहते हैं। उस संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग समीकरण कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, इसकी प्रूफ की बात कर लेते हैं। तो देख लिए हमने माना एक समीकरण है, हमने समीकरण मान लिया कैपिटल N1 कैपिटल A प्लस N2 कैपिटल B एक उत्पाद है, ठीक है। अगर हम वेग का नियम यहाँ पे लगाते हैं तो वेग नियम से अभिक्रिया वेग प्रोपोर्शनल टू व्युत्क्रमानुपाती है, ये समानुपाती है A। तो A की पावर में हमने कहा था जो आगे लगा होता है वो उसके ऊपर पावर में हो जाता है, लग जाता है। तो यहाँ पे हो गया N1 और यहाँ पे क्या हो गया N2। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है तो इसमें स्मॉल लिख दीजिए, स्मॉल n स्मॉल n2 कर लीजिए, ठीक है। तो स्मॉल n1 और स्मॉल n2 अभिक्रिया वेग समानुपाती है किसके, कैपिटल N1 कैपिटल B N2 के, ठीक है, ये हमने माना है। तो अगर हम यहीं पे अभिक्रिया वेग की बात करें तो अगर हम प्रोपोर्शनल इसका चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसका चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे k कांस्टेंट आ जाता है। तो अभिक्रिया वेग बराबर आ जाएगा k A की पावर N1 और B की पावर N2। k एक स्थिरांक है, यहाँ पे जो k है एक स्थिरांक है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक या वेग स्थिरांक कहते हैं। तो ये वेग स्थिरांक है हमारा। चलिए आगे बात करते हैं, अगर वेग स्थिरांक की इकाई के बारे में बात कर लेते हैं तो वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। तो वेग स्थिरांक का मात्रक जो होता है वो मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, यही होता है की पावर में 1 माइनस n, ठीक है, मोल प्रति लीटर बोलते हैं जो, ये इनवर्स बोल दीजिए। तो मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, या हम इसी को बोल सकते हैं वायुमंडल 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ये वेग स्थिरांक की इकाई या मात्रक होता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ लेते हैं कोटि क्या होती है अभिक्रिया की, कोटि आणविकता ये सब पढ़ना है। तो चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं कोटि क्या होती है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो सबसे पहले अभिक्रिया की कोटि की बात कर लेते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि होती है किसी रासायनिक अभिक्रिया वेग व्यंजक या वेग समीकरण या वेग नियम में उपस्थित सांद्रता पदों की घातांकों के योग को, ठीक है, चाहे तो वो वेग व्यंजक हो या तो वेग समीकरण उसी को बोलते हैं या तो उसे ही वेग नियम कहते हैं। अभी पीछे हमने पढ़ा, तीनों एक ही चीज है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक या वेग समीकरण या वेग नियम में उपस्थित सांद्रता पदों की घातांकों, ठीक है, सांद्रता जो पद होते हैं उनके घातांकों के योग को, ठीक है, उनमें जो योग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोटि कहते हैं। मान लीजिए कोई निम्न अभिक्रिया संपन्न हो रही, हमने मान लिया ये निम्न अभिक्रिया
ए, ठीक है, प्लस बी, रिएक्शन का साइन सी, स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रयोगों द्वारा निम्न अपक्रिया के लिए वेग समीकरण या वेग व्यंजक निम्न प्राप्त होता है। तो अगर वेग व्यंजक की बात करें तो दर बराबर क्या होता है, के ए की पावर एम बी की पावर एम, ये इसका सूत्र है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जहां बात करते हैं तो जहां के एक वेग स्थिरांक है, के क्या है, तो के एक वेग स्थिरांक है और कैपिटल ए कैपिटल बी क्रिया कारक ए और बी की क्रमशः सांद्रता को दर्शाता है। उक्त समीकरण में स्मॉल एम और स्मॉल एन चर घातांकों को स्टाइकियोमेट्री गुणांक कहते हैं। अगर हम यहाँ पे घातांकों की बात करते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्री गुणांक कहते हैं। यहाँ यम और यन के योग को ही इस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो जरा सूत्र की बात कर लेते हैं। इस तरह से हम दोनों की कोटि को जोड़ देते हैं। ठीक है, जो घातांक लगी होती है उनको जोड़ दिया जाता है। तो m प्लस इस तरह से अभिक्रिया की जो कोटि होगी तो अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी m प्लस n, इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो जब कोई अभिक्रिया विभिन्न पदों में संपन्न होती है तो सबसे धीमा पद ही वेग निर्धारण पद होगा। अगर कोई अभिक्रिया विभिन्न पदों में संपन्न होती है तो सबसे धीमा पद ही क्या होता है, वेग निर्धारण पद होता है। अगर यही हम बात करते हैं तो अब देखिए हमारा कोटि हमने पढ़ लिया। कोटि कितने प्रकार की होती है, तो कोटि कई प्रकार की होती है। पहली कोटि होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया, फिर होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनकी बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट तो देखिए पहली अभिक्रिया हमारी है शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है वे अभिक्रिया जिनका वेग स्थिर रहता है, वे अभिक्रिया जिनका वेग तो स्थिर रहता है। ठीक है, उनका वेग क्या होता है, स्थिर रहता है उसी जगह पे, तो उन्हें शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ये एक तरह से इसकी डिफिनीशन हो गई। अगर दूसरी तरह से इसकी डिफिनीशन की बात कर लेते हैं तो जब अभिक्रिया, जब दो बार लिखिए इसको कट कर दीजिए, जब अभिक्रिया वेग समीकरण में क्रिया कारक की सांद्रता की घात शून्य हो। ठीक है, आपको यहाँ पे दो डिफिनीशन बात बताई गई है। पहली डिफिनीशन हो गई हमारी वे अभिक्रिया जिनका वेग स्थिर रहता है उन्हें शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, और दूसरी डिफिनीशन अर्थात करके लिखी हुई है। दूसरी अगर डिफिनीशन की बात करते हैं तो जब अभिक्रिया वेग समीकरण में क्रिया कारक की सांद्रता की घात शून्य हो तो ऐसी अभिक्रिया की कोटि शून्य होती है और ये अभिक्रिया की शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात कर ली। अब इसके कुछ उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए उदाहरण देख लेते हैं। देखिए शून्य कोटि का जो हमारा उदाहरण है, तो देखिए शून्य कोटि का पहला उदाहरण है H2 + Cl2। ठीक है, ये हमारा लिखा है HV। ठीक है, अल्ट्रावायलेट। अब देखिए यहाँ पे मतलब सूर्य की रोशनी में, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है H2O जल। ठीक है, उपस्थित में करवा रहे अभिक्रिया, तो दोनों अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिकम। यहाँ अगर हम दर की बात करें कि H2 में भी दर कितनी है, क्योंकि इसके आगे भी कुछ नहीं लगा। देखिए ये जो होती है इसे 2H2 लगा हो प्लस इस तरह से अगर 2O2 लिखा हो तो ये जो कोटि निकाली जाती है वो ये जो आगे गुणा होता है वही इसकी कोटि होती है, जो आगे जिसका गुणा होता है वही इसकी कोटि होती है। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे तो देखो ना तो H2 के आगे कुछ लगा है ना तो Cl2 के आगे कुछ लगा है नहीं लगा, इसका मतलब इसकी कोटि भी 0 होगी और इसकी कोटि भी 0 होगी। और हमें पता है कि अगर किसी की पावर में इस तरह से अगर 0 होता है, उसकी पावर में 0 लगा होता है तो उसका मान सदैव 1 होता है, पता है, तो उसका मान सदैव 1 होता है। तो इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, तो यहाँ पे हो जाएगा k × 1 बराबर कितना हो जाएगा k। ठीक है, तो इस तरह से उसकी जो कोटि है ये क्या हो जाएगी, ठीक है, कोटि 0 थी तो इसका जो दर निकला वो कितना निकला, k निकल आया। ठीक है,
अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ ये अभिक्रिया भी कैसी है, तो शून्य कोट की अभिक्रिया भी है। क्यों शून्य कोट की अभिक्रिया है, तो जरा बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 2NH3, फिर लिखा है Au और प्लेटिनम की उपस्थिति में बनाता क्या है, N2+3H2। अब यहाँ दर की बात करते हैं, तो दर में केवल हमारा क्या है, NH3। अब यहाँ पे तो 2 का गुणा है, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही उपस्थित है, जो हमारे पास है, जो इधर साइड में, तो केवल एक अणु ही उपस्थित है। और जब एक अमोनिया केवल उपस्थित है, तो ये भी शून्य कोट की ही अभिक्रिया कहलाएगी। तो इसकी घात में भी 0 रखा, यहाँ पे भी K आ जाएगा, इसकी भी दर K आ जाएगी। अब तीसरे समीकरण पे चलते हैं। तीसरा क्रमांक समीकरण हमारा 2N2O, Au की उपस्थिति में 2N2+। अब यहाँ भी बात करते हैं, तो यहाँ पे N2O, ठीक है, N2O भी सिंगल अभिक्रिया है, तो ये भी शून्य कोट की ही अभिक्रिया कहलाएगी। तब इसकी अगर हम निकाल देंगे दर, तो इसकी भी K निकलेगी। अब देखिए लिख लेते हैं, जहाँ K हमारा क्या है, तो K वेग स्थिरांक है। इन अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक जो होता है, तो यहाँ पे शून्य कोट की अभिक्रिया का जो मात्रक होता है वो हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, या इसी को बोलते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर हम यहाँ की बात करते हैं, तो वेग का मात्रक तथा वेग स्थिरांक के संबंध के बारे में बात करते हैं, तो सूत्र होता है K = x/t। आगे अगर बात करते हैं, तो देख लीजिए समीकरण 1 जो आगे दिया था, जो सबसे पहले हमारा था H2+ था Cl2, तो उसी तरह से 2HCl बना था। तो समीकरण 1 शून्य कोट की अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण या समाकलित वेग नियम को व्यक्त करती है। शून्य कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता Au के समानुपाती होता है, अतः हम इसे निम्न व्यंजक द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं T ½/2 A0 = A0.2 K0। तो ये होता है हमारा शून्य कोट की अभिक्रिया का व्यंजक। आगे बात करते हैं, तो आगे बात कर लेते हैं। आगे है ये हमारा प्रथम कोट की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, मतलब प्रथम कोट की अभिक्रिया यहाँ पे हमको बताना है। और ठीक है, तो प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या होती है, पहले हम उसको देख लेते हैं। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया होती है जब किसी अभिक्रिया का वेग, वहाँ पे शून्य था, जब किसी अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती हो, तो इसे हम लोग प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं। और अगर इसे हम बोलते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, ठीक है, ये पूछी जाती है पेपर में, कई बार पूछी गई है। तो जब किसी अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, तो इसे हम लोग प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं। माना एक अभिक्रिया निम्न है, ठीक है, R जिसमें हमने मान लिया कैपिटल R बराबर उत्पाद है। माना प्रारंभ में T = 0 समय पे एक क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता की बात करें तो R0, और T समय पश्चात इसकी सांद्रता की बात करें तो कैपिटल R है। आगे बात करते हैं, तो अभिक्रिया वेग जो है वो समानुपाती किसके है, R के है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, -dR/dt बराबर, इसको हम K भी लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, KR, ठीक है, जहाँ K प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। उपरोक्त समीकरण को प्रथम कोट की अभिक्रिया का अवकल वेग समीकरण कहते हैं, या समाकलित समीकरण कहते हैं। तो यही है हमारा अवकल समीकरण समाकलित। अब इसके कुछ लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं, और इसके थोड़ा उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं। जो प्रथम कोटि का उदाहरण है वो लिखा हुआ है, जरा देख लीजिए। तो इसका उदाहरण है CH3COOCH3, ठीक है, +H2O, ठीक है। इनकी ये जो रिएक्शन का साइन लगा हुआ है, बीच में लगा दिया है, यहाँ पे लगा होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, बीच में लगाया तो बीच में लगाया। रिएक्शन का साइन CH3COOH और +CH3OH, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, ठीक है, तो हमारा ये है एसिटिक अम्ल बन जाता है, और ये बन जाता है मेथिल एल्कोहल, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे हमारे इधर भी 2 अणु हैं उपस्थित हैं, ठीक है। एक तो हमारा H2O है, और दूसरा हमारा एक तो जल है, और दूसरा हमारा एक अणु है। मतलब ये किस प्रकार की अभिक्रिया हुई, तो ये अभिक्रिया हो जाएगी प्रथम कोट की।
अभी यहीं पे प्रथम कोट की अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। तो प्रथम कोट के कुछ लक्षण पढ़ लेते हैं। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लक्षण क्या होते हैं? प्रथम कोट की अभिक्रिया का जो पहला लक्षण है उसकी बात करते हैं। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों की सांद्रता ए पर निर्भर नहीं करता है। अगर यहाँ पे इसके सूत्र की बात करें तो सूत्र होता है टी हाफ बराबर, ठीक है, टी हाफ बराबर 0.693 बटे के, ये सूत्र है, ठीक है, 0.693 अपॉन के। आगे दूसरे नंबर की बात करते हैं। तो दूसरा इसका जो लक्षण है, जो इम्पोर्टेंट लक्षण है वो दो हमने लिखवाए हैं यहाँ पे। तो देखिए दूसरा लक्षण इसका क्या है? तो दूसरा लक्षण है प्रथम कोट की अभिक्रिया की सांद्रता n गुणा बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग n गुना अधिक हो जाता है, परंतु वेग स्थिरांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका दूसरा लक्षण है, ठीक है। हमने यहाँ पे दो ही लक्षण लिए थे। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मतलब द्वितीय कोट अभिक्रिया क्या होती है? तो इसको ही पढ़ लेते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थ की सांद्रता की द्वितीय घात के समानुपाती होती है, वे अभिक्रियाएं द्वितीय कोट अभिक्रिया कहलाती है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। चलिए आगे चल लेते हैं। द्वितीय कोट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला होता है 2A, ए ही जुड़ जाए, ठीक है, सेम जो अणु जुड़ जाए, ठीक है, ए जुड़ जाए तो 2A होता है, तो वो प्रोडक्ट बनता है। दूसरा हमारा एक पहला दूसरा और दूसरा, ठीक है, मतलब अलग अलग होते हैं तो वो भी एक प्रोडक्ट बनता है। तो इस प्रकार की ये दो द्वितीय अभिक्रिया होती है। अब द्वितीय कोट की अभिक्रिया के लक्षण पढ़ लेते हैं, कुछ विशेषताएं इनकी पढ़ लेते हैं। तो पढ़ते हैं। तो पहली विशेषता क्या है कि वेग नियतांक के की इकाई समय सांद्रण, वेग नियतांक स्थिरांक के की इकाई समय सांद्रण अर्थात मोल प्रति लीटर इनवर्स या सेकेंड इनवर्स या लीटर मोल इनवर्स या सेकेंड इनवर्स होती है, ठीक है। यहाँ पे के की इकाई की सांद्रण इकाई के आई पद्धति में बात की गई है। तो के आई पद्धति में जब बात की गई है तो बताया गया है कि मोल प्रति लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स या सेकेंड इनवर्स या लीटर मोल इनवर्स या सेकेंड इनवर्स मात्रक होता है द्वितीय कोट की अभिक्रिया का, ठीक है। ये चार मात्रक में से कोई भी आप लिख सकते हो। आगे बात करते हैं दूसरे लक्षण की। दूसरा लक्षण है अभिक्रिया की दर सांद्रता 2 के अनुक्रमानुपाती है, अतः यदि अभिकारक की सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए तो दर 4 गुना हो जाएगी। dx/dt की सांद्रता 2 के विपरीत आलेख मूल बिंदु से होती हुई सरल रेखा प्राप्त होती है जिसकी प्रवणता के बराबर होती है। अगर यहीं पे तीसरे इसके लक्षण की बात करते हैं, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है द्वितीय कोट की अभिक्रिया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो अभिक्रिया के किसी निश्चित आंशिक परिवर्तन के पूर्ण होने में लगा समय प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फोर्थ नंबर पे बात कर लेते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं के पूर्ण होने में लगा समय जो होता है वो कितना होता है? तो अनंत लगता है। आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके जो उदाहरण की, द्वितीय कोट के उदाहरण की बात करते हैं। तो देखिए क्षार द्वारा एस्टर का जल अपघटन या एस्टर का सावनीकरण इसका द्वितीय कोट की अभिक्रिया का उदाहरण है। ये देख लिए द्वितीय कोट की अभिक्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो CH3COO। देखिए द्वितीय कोट की अभिक्रिया अब इसको हम क्यों कहें? क्योंकि इसमें दोनों अलग अलग अणु शामिल है। ये मेथिल इसको बोलेंगे और इसको बोलेंगे एथिल। जब दोनों अलग अलग शामिल है मतलब कि दो हो गए तो इसको हम क्या बोलेंगे? द्वितीय कोट की अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। तो इसका जो समीकरण है वो पढ़ लीजिए। CH3COO C2H5 प्लस NaOH CH3COO और C2H5OH, ठीक है, सोडियम एसीटेट और क्या बनाता है? मेथिल एल्कोहल। आगे बात करते हैं। यह द्वितीय कोट अभिक्रिया है क्योंकि अभिक्रिया की दर CH3COO C2H5 व NH दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है, ठीक है। जो द्वितीय कोट की अभिक्रिया है वो क्या कर रही है? CH3COO C2H5 व NOH दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है, क्योंकि दोनों की रिएक्शन होगी। अगर उनमें इन दोनों में से अगर कोई भी एक नहीं होगा तो ये जो रिएक्शन होगी वो
क्या होगी, वैलिड नहीं होगी। इस वजह से ये दोनों ही सांद्रताएं हैं, ये द्वितीय कोटि जो होती है ये दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करती है, इसीलिए इसे द्वितीय कोटि की अपक्रिया बोलते हैं। आगे बात करते हैं तृतीय कोटि की अपक्रिया की। तो देख लीजिए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ये क्या होती है, वे रासायनिक अपक्रियाएं जो अभिकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों की तृतीय घात के समानुपाती होती है, तृतीय कोटि की अपक्रियाएं कहलाती हैं। इन अपक्रियाओं की तीन विभिन्न स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति कौन सी होती है कि तीनों पद समान हो सकते हैं, मतलब ए जैसे उस तरह से पीछे दिखाया गया था। और दूसरी स्थिति क्या होती है, दो पद समान हो सकते हैं और एक पद ही भिन्न हो सकता है। और तीसरी स्थिति क्या होती है, तो तीसरी स्थिति होती है तीनों पद भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब देखिए तृतीय कोटि की अब लक्षण की बात कर लेते हैं, लक्षणों की बात कर लेते हैं। तो पहला लक्षण क्या है, तो पहला लक्षण है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। पहला है हमारा वेग नियतांक की इकाई समय इनवर्स या सांद्रण इनवर्स 2 होता है, अर्थात मोल प्रति लीटर। ठीक है, अगर इसी की बात करें तो मोल प्रति लीटर की पावर -2 सेकेंड इनवर्स होती है। इसका जो मात्रक होता है ये होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरे लक्षण की। दूसरा लक्षण इसका क्या होता है, इन अभिक्रियाओं की दर सांद्रता 3 के समानुपातिक होती है। ठीक है, अतः यदि अभिकारक की सांद्रण 2 गुनी कर दी जाए तो दर 8 गुनी हो जाएगी। dx/dt का सांद्रण क्यूब के विपरीत आलेख मूलबिंदु से होती हुई एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिसकी प्रवणता के बराबर होती है। आगे बात करते हैं थर्ड की। तो 1/a-x की स्क्वायर तथा समय t के बीच आलेखित ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिसकी प्रवणता समीकरण 3 के अनुसार 2 के तथा अंतःखंड 1/a के बराबर होता है। आगे अगर फोर्थ नंबर लक्षण की बात करते हैं तो ऐसी अपक्रियाओं के पूर्ण होने में लगा समय भी अनंत ही रहता है। तो चलिए सभी अपक्रियाएं हमने अभी पढ़ ली जितनी थी हमारी। ठीक है, अब आगे हम आणविकता के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनके अंतर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अंतर पहले आ गया, हम पहले आणविकता के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर अंतर के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले आणविकता पढ़ लीजिए, फिर अंतर पढ़ेंगे। तो आणविकता क्या होती है अपक्रिया की, वो पढ़ते हैं। हमने अभी कोटि पढ़ी थी, अब हम आणविकता पढ़ेंगे। तो देखिए आणविकता होती है कि किसी अपक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण, किसी अपक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त प्रत्येक प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अपक्रिया की आणविकता कहलाती है। आणविकता के आधार पर अपक्रियाओं को एकाणुक, द्विअणुक, त्रिअणुक के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो आणविकता के आधार पर ही हम अभिकारकों को एकाणुक कह सकते हैं, द्विअणुक कह सकते हैं और त्रिअणुक कह सकते हैं। अगर हम पहले की बात करें, पहला उदाहरण हमारा इस प्रकार से H2O2 प्लस H2O और ये लिखा है हाफ O2, ये है हमारा, तो ये हमारा है एकाणुक अभिक्रिया। द्विअणुक की बात करते हैं तो 2HI और H2 प्लस I2 ये हो गई द्विअणुक अभिक्रिया। त्रिअणुक अभिक्रिया की बात कर लेते हैं तो 2NO प्लस O2, रिएक्शन का चिन्ह लिखा हुआ है 2NO2, ये हमारी त्रिअणुक अभिक्रिया हो गई। त्रिअणुक अभिक्रिया क्यों हुई बताइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 + 1 बन के आणविकता इसकी कितनी हो रही है, 3। ठीक है, तो त्रिअणुक हो गई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे द्विअणुक क्यों हुई, तो देखिए यहाँ पे केवल 2 अणु हैं। यहाँ पे बात करेंगे तो इसके आगे कुछ नहीं, केवल एक है जिसके गुणे में जितना होता है वही उसकी क्या होती है, आणविकता होती है। तो ये इसकी आणविकता 1 हो जाएगी, इसके में 2 है इसके आगे तो 2 हो गई। अब इसकी बात करते हैं तो इसके आगे 2 है और इसके आगे 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब हमने आणविकता भी पढ़ ली, तो अब हम अंतर पढ़ लेते हैं। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर पढ़ लेते हैं। चलिए अंतर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अभिक्रिया कोटि देख लीजिए। अभिक्रिया कोटि को प्रयोगों के आधार पर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, पहला नंबर है, जबकि अभिक्रिया की आणविकता को सैद्धांतिक रूप से ज्ञात किया जाता है, यह बताया जा सकता है। इसके लिए प्रयोगों की आवश्यकता नहीं होती। यह पहला अंतर है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता का। दूसरे अंतर की बात करें, दूसरा अंतर क्या है, दूसरा अंतर है
कि रासायनिक अभिक्रिया की कोटि शून्य, ऋणात्मक या भिन्नात्मक भी हो सकती है, लेकिन आणविकता का मान शून्य, ऋणात्मक, भिन्नात्मक, अनंत नहीं हो सकता है। ठीक है, आणविकता का मान केवल प्राकृत संख्या 1, 2, 3 हो सकता है। ठीक है, अगर तीसरे नंबर की में बात कर लेते हैं अंतर की, तो अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक और जटिल दोनों अभिक्रियाओं के लिए लागू है, लेकिन अभिक्रिया की आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए लागू है। जटिल अभिक्रिया के लिए आणविकता परिभाषित या लागू नहीं होती है। तो ये 3 नंबर थे हमारे अभिक्रिया और आणविकता से। ठीक है, तो यहीं से आज की हमारी जो क्लास होती है वो फिनिश होती है। मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, क्योंकि क्लास फिर ज़्यादा बड़ी बन जाएगी।